गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बेटा, आज हम हमारा पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 का संधि। देखिए बेटा, भाषा की यदि हम बात करें तो यहाँ वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद में होता है हमारा शब्द और इसके बाद में होता है वर्ण। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों का जो मेल होता है वो कहलाता है शब्द, और शब्दों का जो मेल होता है उसे हम कहते हैं वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, सबसे छोटी वर्ण, और वर्णों का जो मेल होता है वो कहलाता है शब्द, और शब्दों का जो मेल होता है वो कहलाता है वाक्य। वर्णों का सार्थक एवं सुव्यवस्थित में, सार्थक एवं सुव्यवस्थित में कहलाता है आपका शब्द, और शब्दों का सार्थक मेल कहलाता है। यानी ये बात होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, वर्णों का मेल कहलाता है शब्द, और शब्दों का मेल कहलाता है वाक्य। हम बात कर रहे हैं यहाँ शब्द। देखिएगा, कई बार हम आपस में चर्चा करते हैं तो चर्चा ये करते हैं कि वर्णों के मेल संधि। हम आपस में चर्चा करते हैं या हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं भाषा, और भाषा में मुख्यतः शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना होता है। यानी इसकी यदि हम बात करें तो शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना, यही दो बात महत्वपूर्ण है, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना। कई बार आप कहते हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए, इसकी यदि हम चर्चा करें तो मैं आपके सामने दो शब्द लिख रहा हूं। नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, जगत धन्य नाम, और दूसरा हमने लिखा है उदित धन्य या। ये भी और ये भी, और यहां इनकी संधि हो गई। इसको संधि के बाद में हमने लिखा जब, और इसको हमने संधि के बाद में लिखा उद्यम। शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना। हम यहां देखेंगे संधि की परिभाषा। ये जो हम परिभाषा पढ़ते हैं ये शुद्ध परिभाषा नहीं है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों का मेल होता है, लेकिन ये जरूरी है कि उसे संधि कहें। वर्णों के मेल को तो हमें संयोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संधि में दो बातें होती हैं, एक होती है संधि और दूसरी होती है संधि। संधि पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संधि क्या होती है और संयोग क्या होता है। देखिए, संधि की यदि हम डेफिनेशन देखें तो हम देखेंगे परस्पर दो वर्णों के मेल से, परस्पर दो वर्णों के मेल से यदि किसी शब्द का, यदि किसी शब्द का लिखना और बोलना, लिखना एवं बोलना,
इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं लेखन एवं उच्चारण। लेखन एवं उच्चारण। यदि दो वर्णों का मेल हो रहा है और उस मेल से उस शब्द का लिखना और बोलना, यही अपने आप में महत्वपूर्ण है। लिखना और बोलना, जिसे हम कह सकते हैं लेखन एवं उच्चारण, बदल जाए तो उसे संधि कहते हैं। ये यहां हमने पहले देखी थी वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों का मेल तो संधि भी होता है और वर्णों का मेल तो संयोग भी होता है। लेकिन जहां कहीं वर्णों का मेल हो रहा है और उस वर्णों के मेल से शब्द का लिखना और बोलना दोनों बदले, तो ही संधि के अंतर्गत आएगा। नहीं तो उसे हम संधि नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक शब्द का लेखन और उच्चारण प्रभावित नहीं होगा तब तक वो संधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। संधि तो उसमें तब होगी जब उसका लिखना और बोलना दोनों बदले। यदि दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के परस्पर दो वर्णों के मेल से किसी शब्द का लिखना और बोलना नहीं बदले, लिखना एवं बोल प्रभावित नहीं बदले, तो उसे संधि नहीं मानकर संयोग कहा जाए। वो संयोग की स्थिति होगी, न कि संधि। संयोग कहा जाए। ये देखिए, हमने यहां संधि और संयोग दोनों को समझाने की कोशिश की है कि परस्पर दो वर्णों का मेल होता है और उस मेल के दौरान उस शब्द का लिखना और बोलना दोनों बदले तो संधि। और यदि परस्पर दो वर्णों का ही मेल होता है और उस मेल से शब्द का लिखना और बोलना दोनों प्रभावित नहीं हो तो उसे हम संधि नहीं मान करके क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। देखिए उदाहरण देंगे तो अभी हमने देखे थे जगत धन ना और ये बना जगन, और दूसरा हमने देखा था उद्य धन या और ये बना। देखिएगा, संधि से पहले हमने इस शब्द को देखा तो ये है जगन्नाथ, और इसके बाद में जब संधि हो गई इसकी, तो जब हमने इसका उच्चारण किया तो इसका उच्चारण हुआ जगन्नाथ। यानी संधि से पहले इस शब्द का उच्चारण था जगन्नाथ। जगतनाथ, उच्चारण में ध्यान दीजिएगा, शब्द का उच्चारण है जगतनाथ और लिखा हमने इसको है जगन्नाथ। लेकिन संधि के बाद में इस शब्द का उच्चारण हुआ जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो आप लोग समझ चुके हैं कि संधि के बाद में उच्चारण अलग और संधि से पहले उच्चारण अलग। संधि से पहले लिखना भी अलग प्रकार से और संधि के बाद लिखना भी अलग प्रकार से। कहने का मतलब कि शब्द का संधि के बाद में लिखना और बोलना दोनों बदल गए, और किसी भी शब्द का यदि संधि के उपरांत लिखना और बोलना दोनों बदल जाए, यानी इसके उच्चारण और लेखन में अंतर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं संधि। अब इसकी यदि हम बात करें तो इसको यदि हम पहले लिखेंगे संधि से पहले तो हम इसको लिखेंगे उद्यान, और इसका उच्चारण नहीं किया तो भी उद्यान। संधि के बाद में जब इसको हमने लिखा तो सेम वैसा का वैसा लिख दिया मिला करके उद्यान, और उच्चारण भी उद्यान। तो कहने का मतलब इस शब्द का तो संधि के दौरान बोलना और लिखना दोनों प्रभावित हुआ, जबकि इस शब्द का बोलना और लिखना दोनों ही प्रभावित नहीं हुआ। ये तो सेम यहाँ जैसे यहाँ उच्चारित होता है वैसे यहाँ उच्चारित हो रहा है, यहाँ जैसे लिखा जा रहा है वैसा का वैसा हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ फिर संधि नहीं होकर
के और ये हुई संयोग की स्थिति। और इस शब्द का लिखना और बोलना दोनों बदल गए, तो यहां फिर हुआ संयोग नहीं होकर के संधि। अब आप समझ चुके हैं कि संधि और संयोग दोनों अलग अलग बात होती है। वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते, ये तो परिभाषा आपको देखनी ही है, क्योंकि वर्णों का मेल तो संयोग भी हो सकता है। अब देखिए संयोग, परस्पर दो वर्णों का मेल होता है और उस मेल से किसी शब्द का लिखना और बोलना नहीं बदले तो उसे संधि नहीं मान करके संयोग कहा जाएगा। जबकि परस्पर दो वर्णों के मेल से यदि किसी शब्द का लिखना और बोलना दोनों बदल जाए तो उसे हम कहते हैं बेटा संधि। यहाँ जगन्नाथ शब्द में संधि हो रही है और उद्यान शब्द में संयोग हो रहा है। तो ये थी आपकी संधि और संयोग। इसके बाद में आगे हम देखते हैं संधि के भेद। देखिए बेटा संधि के भेद भी यदि हम आपस में चर्चा करें संधि के भेद की यदि हम आपस में चर्चा करें तो देखिए संधि के भेद, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है आपका स्वर संधि, नंबर 2 होता है आपका व्यंजन संधि और नंबर 3 होता है आपका विसर्ग संधि। देखिए बेटा परस्पर दो वर्णों का मेल हो, उस मेल से शब्द का लिखना और बोलना दोनों बदले तो उसे हम कहते हैं संधि। और परस्पर दो वर्णों का मेल हो और उस मेल से शब्द का लिखना और बोलना नहीं बदले तो उसे हम कहते हैं संयोग। संधि के भेदों की यदि हम आपस में बात करें तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर पहला होता है आपका स्वर संधि, नंबर दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि और नंबर तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। देखिए बेटा संधि जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से चाहे वो कितनी बड़ी एग्जाम क्यों ना हो, सिर्फ 3 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग। एक टाइप का प्रश्न पूछने का होता है कि कोई भी शब्द दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है। दूसरा टाइप जो होता है वो शब्द दे करके ये पूछ लेता है अगला कि इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का संधि रूप क्या होगा। तो हम यहाँ एक एक संधि की तीनों स्थितियां देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संधि के भेदों की। तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि की यदि हम बात करें तो स्वर संधि होती है स्वर प्लस स्वर। ये स्वर संधि की परिभाषा होती है, अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि की यदि हम बात करें तो व्यंजन संधि की परिभाषा होती है व्यंजन प्लस स्वर या स्वर प्लस व्यंजन और तीसरी स्थिति होती है इसकी व्यंजन प्लस व्यंजन। और विसर्ग संधि की यदि हम आपस में बात करें तो विसर्ग संधि होती है विसर्ग प्लस स्वर व व्यंजन। स्वर संधि की यदि हम भेदों की बात करें तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। जहां स्वर प्लस स्वर का मेल होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। यानी स्वर संधि में जुड़ने वाले वर्ण स्वर ही होंगे, यानी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होगा। और जहां स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। जब व्यंजन संधि की यदि हम बात करें तो व्यंजन के साथ में स्वर का भी जुड़ाव हो सकता है, स्वर के साथ में व्यंजन का भी जुड़ाव हो सकता है और व्यंजन के साथ में व्यंजन का भी जुड़ाव हो सकता है। परिभाषाएं रटनी नहीं है, परिभाषाएं की समझनी है। स्वर संधि की यदि परिभाषा पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं कि जहां स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है वहां स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि की यदि परिभाषा की हम बात करें तो जहां व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का जहां मेल होता है
है वहां संधि होती है आपकी व्यंजन संधि। और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का कहीं भी मेल होता है तो वो होता है विसर्ग संधि। तो अब देखिए परिभाषा ये एक तरह से एक प्रकार से स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल स्वर संधि, व्यंजन के साथ स्वर या स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ जहां व्यंजन का मेल होता है उसे भी हम कहते हैं व्यंजन संधि। और जहां विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। तो संधि के भेदों की यदि हम आपस में बात करें तो स्वर संधि के मुख्य रूप से तीन ही भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर वर्ण के साथ स्वर संधि, व्यंजन शब्द के साथ स्वर, स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो विसर्ग संधि। देखिए बेटा पहला स्वर संधि का भेद हमने लिया था स्वर संधि। और इसकी परिभाषा भी हमने देखी थी कि स्वर प्लस शब्द। अब इसको हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जहां स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है जहां स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जहां स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल उसे हम कहते हैं स्वर संधि। क्योंकि हमने यहाँ सूत्र के रूप में देखा है कि स्वर प्लस स्वर और स्वर के साथ स्वर जुड़ता है तो संधि होती है स्वर। तो जहां स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के यदि हम भेदों की बात करें स्वर संधि के लिए तो देखिए बेटा स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद। नंबर 1 यंग स्वर संधि। नंबर 2 आयाती स्वर संधि। नंबर 3 गुण स्वर संधि। नंबर 4 वृद्धि स्वर संधि। और नंबर 5 होती है दीर्घ स्वर संधि। देखिए बेटा कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी, स्वर संधि के भेद पूछे जाते हैं और संधि के भेद बता देते हैं। फिर देख लेना संधि के यदि भेद पूछे जाए तो संधि के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर संधि, नंबर 2 होता है व्यंजन संधि और नंबर 3 होता है विसर्ग संधि। तो संधि के यदि भेदों की आपस में चर्चा करें तो संधि के तो 3 ही भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जबकि स्वर संधि के यदि भेदों की चर्चा करें तो यंग स्वर संधि, आयाती स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। संधि के 3 भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जबकि स्वर संधि के 5 भेद यण, अयादी, गुण, वृद्धि और दीर्घ। यण, अयादी देखिए याद हो जाएगी। स्वर संधि के यदि हमें 5 भेदों को याद करना है
तो याद कीजिएगा यण अयादि गुण वृद्धि और दीर्घ, यण अयादि यानी अयादि गुण वृद्धि और बच गई वो दीर्घ संधि। तो स्वर संधि की यदि हम बात करें तो जहां स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, यण अयादि गुण वृद्धि और दीर्घ, यण अयादि गुण वृद्धि और दीर्घ। तो देखिए बेटा स्वर संधि के भेदों की यदि हमने चर्चा की तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। संधि के भेद 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद? 5, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए बेटा हमने संधि की परिभाषा देखी, संयोग की परिभाषा देखी। सबसे पहले हमने देखी संधि की परिभाषा, उसके बाद में हमने देखा संयोग की परिभाषा, उसके बाद में हमने देखा संधि के भेद, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग। इसके बाद में हमने देखा स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेदों में हमने इसके 5 भेद देखे, आपको याद होने चाहिए, गुण, यण अयादि, गुण वृद्धि और दीर्घ। 5 भेद याद होने चाहिए आपको बिना देखे। स्वर संधि में कई बार किया जाता है स्वर संधि के भेदों को लिखिए, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पहला होता है यण, दूसरा होता है अयादि, तीसरा होता है गुण, चौथा होता है वृद्धि और 5वां होता है दीर्घ। यण अयादि गुण वृद्धि और दीर्घ स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, यण अयादि गुण वृद्धि और दीर्घ। ये आपको याद होना चाहिए। यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। अब हम आगे पढ़ेंगे, हमारी जो पहली संधि है वो है यण स्वर संधि। देखिएगा यण स्वर संधि की यदि हम चर्चा करें तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि व्याकरण में यण स्वर संधि का पहचानने का नियम होता है कि जहां कहीं भी ई, उ या री के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो इसकी पहचान का जो हम नियम आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो हमने पढ़ा कि जहां कहीं भी ई व उ या री के बाद में कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर, तो वहां होती है आपकी संधि यण। लेकिन इस नियम को हम भूल जाते हैं क्योंकि मैंने अभी कहा था कि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, शब्द देकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ में हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ इसका सीधा सीधा अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इसकी जो पहचान है व्याकरण में वो हमने देखी है कि जहां कहीं भी ई, उ या री के बाद में कोई भी असमान स्वर होता है तो वहां संधि होती है यण स्वर संधि। लेकिन यहाँ हमारे पास एक और छोटा सा नियम है, उस नियम के आधार पर हम किसी भी शब्द में संधि पहचान सकते हैं। तो इसका जो दूसरा नियम होगा वो ये होगा कि जहां कहीं भी य, व और र, फिर से देखिए हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, यण स्वर संधि, और यण स्वर संधि की जो पहचान है वो ये है कि ई, उ या री के बाद में कोई भी असमान स्वर होता है तो वहां संधि होती है हमारी यण। लेकिन हम इसको दूसरे रूप में पहचान रहे कि जहां कहीं भी य, व और र के ठीक पहले हलंत वर्ण हो, हलंत वर्ण हो तो वहां यण स्वर संधि, यण स्वर संधि मानी जाती। इस नियम के द्वारा हमारे सामने यदि कहीं कोई शब्द होगा
तो उस शब्द को हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि ई ऊ और री के बाद में कोई समान स्वर होता है तो वहां संधि होती है यन। लेकिन इसको हम यहाँ भी यही भी पढ़ सकते हैं कि यह वह और रह के ठीक पहले किसी भी शब्द में यह वह और रह आए, और उससे ठीक पहले यदि कहीं भी आधा अक्षर आए, हलंत का मतलब होता है बेटा आधा अक्षर यानी आधा वर्ण आए, तो वहां संधि होती है यन। जैसा कि हम उदाहरण देखेंगे, हमने लिखा है प्रत्येक, हमने लिखा है अध्यापक, हमने लिखा है वध्वागमन, हमने लिखा है न्यून, हमने लिखा है अध्यक्ष, हमने लिखा है स्वागत, हमने लिखा है प्रत्येक, हमने लिखा है प्रत्यय, हमने लिखा है अध्यादेश, हमने लिखा है व्यंजन। देखिए कितने ही शब्द क्यों ना हो, हम इनके द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि यह वैसे ठीक पहले जहां हलंत वर्ण होता है वहां संधि होती है यन। देखिए प्रत्येक शब्द की यदि हम बात करें तो यह वह और वह ये आ गया इसमें यह, और यह से ठीक पहले आधा अक्षर आ रहा है तय आ रहा है, यानी यहाँ यह से आज पहले आ रहा है आधा तय, और यह से पहले भी आता हो, वैसे पहले भी आता हो, या वैसे पहले भी आता हो, वहां संधि हमेशा हमेशा के लिए होती है यन स्वर संधि। अध्यापक में यह से पहले आधा अक्षर संधि होगी यन, वध्वागमन में वैसे पहले आधा अक्षर संधि होगी यन, न्यून में यह से पहले आधा अक्षर संधि होगी यन, अध्यक्ष में यह से पहले आधा अक्षर संधि होगी यन, स्वागत में वैसे पहले आधा अक्षर संधि होगी यन, प्रत्येक में यह से पहले आधा अक्षर संधि होगी यन, प्रत्यय में यह से पहले आधा अक्षर संधि होगी यन, यह से पहले यन और यह से पहले यन। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यदि कहीं भी यह वह और रह से ठीक पहले हलंत वर्ण होता है तो वहां संधि होती है यन। उदाहरण के द्वारा हम समझ चुके हैं, प्रत्येक शब्द में संधि होगी यन, अध्यापक शब्द में संधि होगी यन, वध्वागमन में संधि होगी यन, न्यून में संधि होगी यन, और इस नियम के द्वारा हमने इसको पहचान लिया, क्योंकि इन नियमों ई ऊ या री के बाद में और वही नियम लागू होता है, तो इन सभी शब्दों को हमने आसानी से पहचान लिया इस नियम के द्वारा कि जहां कहीं भी यह वह और वह होता है वहां संधि होती है यन। अब ये बात तो हुई संधि पहचान कि यदि हमें डायरेक्ट कोई भी शब्द देकर के सीधा शब्द देकर के उसमें पूछा जाए, यदि यन संधि का कोई भी शब्द दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी, तो हम आराम से इस नियम के द्वारा ये बता सकते हैं कि इस नियम में ये संधि होगी। अब इसके आगे मान लीजिए वो यन संधि का शब्द है और यन संधि के शब्द का यदि हमसे संधि कार्य करवाए, तो अब 2 नंबर पढ़ेंगे हम संधि कार्य किसका, यन स्वर संधि का, यन स्वर संधि का संधि कार्य। अब देखिए हमें पता है कि ई ऊ या री आता है और री के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर, तो संधि कार्य के दौरान ई आधे य में बदलता है, ऊ आधे व में बदलता है और री जो है वो आधे रे में बदलता है। ये इस संधि का संधि कार्य होता है कि जहां कहीं भी ई आए या ऊ आए या री आए तो ई हमेशा आधे य में बदलता है, ऊ हमेशा आधे व में बदलता है और री हमेशा आधे रे में बदलता है। तो अब देखिए य व और र, क्योंकि संधि कार्य के दौरान इन वर्णों में ई का परिवर्तन हो जाता है। ये देखिएगा, ई का परिवर्तन य में, ऊ का परिवर्तन व में और री का परिवर्तन रे में, और यहाँ भी हमने ये लिखा है कि यह वह और है, तो इसका मतलब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि यदि वह शब्द यन स्वर संधि का होगा
तो उसमें यह वह और रे जरूर होंगे, और यह वह और रे से ठीक पहले यदि कहीं भी आधा अक्षर होता है तो वहां हमेशा हमेशा के लिए संधि होगी यन। इसी में हम आगे इसका संधि कार्य और संधि विच्छेद कार्य अगले वाले वीडियो में